स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। वेब डिज़ाइनिंग की ये 9th नंबर की क्लास है अपनी। इसमें आज अपन जो टॉपिक करने वाले हैं वो अपना टॉपिक रहेगा फ्रेम के नाम से। यानी कि कोई भी वेब पेज है उसको अपन फ्रेम के रूप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी सबसे पहले तो अपन को यही पता होना चाहिए कि फ्रेम है वो होता क्या है। तो देखो यहाँ पे जब किसी वेब पेज को कई सेक्शंस में विभाजित किया जाता है तो वेब पेज में बने इन सेक्शंस को ही क्या कहा जाता है, फ्रेम कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एक वेब पेज है उसको अपन अलग अलग सेक्शंस पे अगर डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो जो अलग अलग सेक्शन अपन ने बनाए हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे फ्रेम बोल सकते हैं। ये सेक्शन अन्य सेक्शन से इनडिपेंडेंट रहते हैं। ध्यान रखना, फ्रेम की एक खासियत होती है कि जैसे मान लो एक वेब पेज है और उसमें 3 अलग अलग फ्रेम अपन ने बना रखे हैं, तो उन 3 अलग अलग फ्रेम के अंदर अपन अलग अलग वेब पेजेस को भी ओपन कर सकते हैं और अलग अलग वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि जो इसमें जितने भी सेक्शन आपके बनते हैं वो सारे आपस में क्या रहते हैं, इनडिपेंडेंट रहते हैं। यानी एक एक दूसरे पे वो कभी भी डिपेंड नहीं रहेंगे। हर सेक्शन एक अलग वेब पेज को क्या करता है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये आपको यहाँ पे फ्रेम में ध्यान रखना है। फ्रेम को सभी वेब ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। ध्यान रखना, बहुत से वेब ब्राउज़र हैं जो फ्रेम को सही से सपोर्ट नहीं करते हैं। इस वजह से वेबसाइट में इसका यूज बहुत कम मात्रा में किया जाता है। यानी बहुत कम अपन इसका यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि आपने कोई वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में आपने फ्रेम का यूज कर रखा है। अब अलग अलग यूज़र हैं, वो अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपकी वेबसाइट को कोई सर्च करेगा तो मान लो एक यूज़र है वो कोई दूसरा जो वेब ब्राउज़र है वो यूज कर रहा है, और कोई दूसरा अपना जो कोई यूज़र है वो कोई और वहाँ पे वेब ब्राउज़र यूज कर रहा होगा। तो फिर वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कोई वेब ब्राउज़र इस चीज़ को सपोर्ट करता है और कोई नहीं करता है। तो अगर वो जो फ्रेम है मान लो किसी यूज़र के पास नहीं ओपन हुई वेब ब्राउज़र की वजह से, तो वहाँ पे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे उस वेबसाइट के प्रति क्या होता है, ख़राब होता है। इस वजह से फ्रेम को अपन यहाँ पे कम से कम यूज करते हैं वेबसाइट में। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें कि फ्रेम है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। फ्रेम को जब आप बनाओगे, कोई भी वेब पेज आप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें अगर आपको फ्रेम डालनी है तो वो फ्रेम आप कैसे क्रिएट करोगे। तो कुछ टैग हैं यहाँ पे जो अपन को ध्यान में रखनी है कि कोई भी सबसे पहले तो वेब पेज में अगर फ्रेम को अपन को बनाना है तो कौन सी टैग का वहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन भी बनता है आपका कि HTML जो फ्रेम है उसको अगर मेरे को वेब पेज में इंसर्ट करना है तो किस टैग के तहत मैं उसको इंसर्ट करूँगा। तो टैग है आपकी फ्रेम सेट। कौन सी है, कौन सी टैग है, फ्रेम सेट। ध्यान रखना, फ्रेम सेट टैग है जिसका यूज करके अपन कोई भी फ्रेम है उसको क्रिएट करते हैं। फ्रेम सेट टैग के साथ 2 एट्रीब्यूट काम में आते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है कि एट्रीब्यूट है वो किसी टैग की विशेषता को बताते हैं। तो कोई भी विशेषता अगर अपन को ऐड करनी है टैग के साथ में तो उसके साथ अपन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो जो फ्रेम सेट है फ्रेम बनाने के लिए उसके साथ 2 एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। पहला है रो और दूसरा है कॉलम। ध्यान रखना, वेब पेज को रो के रूप में डिवाइड करना कि कोई भी एक वेब पेज है, जैसे मान लो ये एक वेब पेज है और इसको रो के रूप में, तो रो ये वाली होती हैं, तो रो के रूप में जैसे 1, 2 और 3, इन 3 तरीक़ों से अगर मेरे को उसको डिवाइड करना है तब तो मैं रो के रूप में डिवाइड करूँगा। अगर कोई वेब पेज है जैसे अगर कोई वेब पेज है अगर मेरे को कॉलम में डिवाइड करना है तो मैं कॉलम का यूज करके इस तरीके से उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे मैं एक अलग वेबसाइट चलाऊँगा, यहाँ पे एक अलग दूसरी वेबसाइट होगी और यहाँ पे कोई तीसरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आराम से रन करेगी। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई है कि ये जो फ्रेम होती हैं ये एक दूसरे पे क्या रहती हैं, इनडिपेंडेंट रहती हैं। एक दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ आप कुछ और डेटा रन करवाओगे, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ तीसरा ही आपका डेटा या जो वेब पेज है या कोई वेबसाइट है वो आप यहाँ पे रन करवा सकते हो। जो ये दोनों वे एट्रीब्यूट हैं इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा परसेंटेज में दी जाती है। किस तरीके से दी जाती है अब जस्ट एग्जांपल आएगा तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेम टैग के द्वारा इंडिविजुअल फ्रेम्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है। फ्रेम टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, एक फ्रेम टैग है, फ्रेम टैग के साथ में अपन किसका यूज़ करेंगे,
SRC का। अब देखो SRC का मतलब होता है कोई भी वेब पेज का अगर अपन को एड्रेस देना है तो उसके लिए अपन SRC जो एट्रीब्यूट है उसका यूज करते हैं। तो फ्रेम सेट के तहत तो अपन क्या करेंगे, कोई भी जो फ्रेम है उसको कितने परसेंटेज बेस पे अपन को दर्शाना है। जैसे मान लो ये एक वेब पेज है, ये इसका 100% अगर मैं इसको पार्ट मानूँ, इसका ये पूरा 100% अगर एरिया है, इसमें से सबसे पहले तो मेरे को जब मैं इसकी फ्रेम बनाऊंगा तो पहले मैं डिवाइड करूंगा कि मेरे को रो के रूप में इसको डिवाइड करना है या कॉलम के रूप में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे को चाहिए रो और कॉलम के रूप में, रो और कॉलम के रूप में। तो रो और कॉलम के रूप में जब मेरे को डेटा चाहिए तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे 20% तो ये वाला एरिया रहे और 80% ये वाला एरिया रहे। तो यहाँ पे फ्रेम सेट और रो के अंदर यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा मैं 20% और यहाँ पे 80%। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 20% हिस्सा ऊपर वाली जो फ्रेम होगी वो कवर करेगी और 80% जो एरिया है वो जो सेकंड जो आपकी फ्रेम बन के आएगी यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या करेगी, उस एरिया को कवर करेगी। अब बात आती है कि ये तो मैंने बना दिया कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक वेब पेज था उसको मैंने यहाँ पे 20 और 80 के रूप में डिवाइड कर लिया। तो पहला मेरा एरिया ये वाला हो गया और दूसरा मेरा ये वाला हो गया। अब इस वाले एरिया में मेरे को कोई वेब पेज है वो मेरे को शो करवाना है। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास फाइल है xyz.html, ये एक वेब पेज है, ये एक वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ कि ये इस वाले एरिया में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, फ्रेम टैग का, और उसके साथ में एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा SRC। और उस SRC में मैं वो वाली वैल्यू डालूंगा, उस वेबसाइट का एड्रेस डालूंगा जो मेरे को इस फ्रेम में यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो मैं इस तरह से लिखूँगा। ऐसे ही सेकंड वाले में मेरे को अगर कोई वेबसाइट या वेब पेज डिस्प्ले करवाना है तो वो मैं फ्रेम SRC के साथ में जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी एड्रेस है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। नेक्स्ट उसके बाद में जैसे ही आपने फ्रेम SRC में जो भी वेब पेज है उसका एड्रेस अपन ने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद में जो फ्रेम सेट है उसको अपन यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर से सुन लो कि जब भी अगर अपन किसी वेब पेज को फ्रेम में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए एक टैग का यूज करेंगे अपन, फ्रेम सेट का। ध्यान रखना, फ्रेम सेट के साथ में हमेशा रोज या कॉलम का यूज किया जाता है कि मेरे को फ्रेम है वो रो के रूप में चाहिए या फिर कॉलम के रूप में चाहिए। उसके बाद में जब आप रो और कॉलम के तहत जब आप फ्रेम डिवाइड कर लेते हो तो उन फ्रेम्स के अंदर अगर कोई आपको वेब पेज या वेबसाइट जो आपको डिस्प्ले करवानी है उसके लिए आप फ्रेम SRC का वहाँ पे यूज करोगे। अब अगर आउटपुट की बात करें अपन यहाँ पे तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि अपन ने दो फाइल ली थी xyz.html यहाँ पे, और एक अपन ने ली है यहाँ पे xyz1.html। तो देखो जो 20% वाला एरिया है उससे तो ये वाली फ्रेम बन के आई है और 80% जो एरिया है उससे ये वाली जो फ्रेम है वो बन के आई है। और फ्रेम SRC में जो अपन ने एड्रेस लिखा था तो इसमें जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और इसका जितना भी कंटेंट होगा वो अपन को इस वाली फ्रेम के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से अपन कोई भी वेब पेज है, कोई सिंगल वेब पेज है, उसको अपन मल्टीपल फ्रेम में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और उस एक वेब पेज के अंदर ही अपन मल्टीपल वेबसाइट को भी रन करवा सकते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस को भी अपन वहाँ पे रन करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो फ्रेम टैग के साथ में कुछ और भी एट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे, तो वो भी अपन देख लेते हैं। जो फ्रेम टैग है उसके साथ में कुछ और भी एट्रीब्यूट हैं जो यूज होते हैं। ध्यान रखना, फ्रेम सेट जो टैग है उसके साथ में तो रो और कॉलम दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जबकि फ्रेम है, फ्रेम टैग के साथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो पहला SRC मैंने बताया था, कोई भी वेब पेज का एड्रेस है उसको अपन को डालना है तो अपन लिखते हैं फ्रेम SRC, और फिर जो भी वेबसाइट था उसका अपन वहाँ पे URL फिर जो एड्रेस है वो लिखते हैं। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है नेम। किसी फ्रेम का अगर मेरे को नेम डिफाइन करना है, कोई फ्रेम है उसके नेम को डिफाइन करने के लिए फ्रेम के साथ में मैं क्या लिखूँगा, नेम। जैसे फ्रेम SRC लिखा था अपन ने, वैसे ही अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रेम नेम लिखेंगे। फिर अपना अगला जो एट्रीब्यूट है जो फ्रेम के साथ में यूज किया जाता है वो है नो रीसाइज। देखो नो रीसाइज का मतलब ये है कि आपने कोई फ्रेम बनाई और उसमें आपने नो रीसाइज जो एट्रीब्यूट है उसका यूज कर रखा है। तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने फ्रेम बनाई है उन फ्रेम्स को जो सामने जो यूज़र बैठा है जो उसको देख रहा है, फ्रेम को, फ्रेम के अंदर कोई वेबसाइट चल रही है उसको देख रहा है, तो क्या वो उस फ्रेम की साइज़ को बढ़ा सकता है
कम या ज़्यादा कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो मैं नो रीसाइज एट्रीब्यूट के तहत वहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। तो जैसे यहाँ पे जैसे मान लो नो रीसाइज में मैंने लिखा यस, यानी कि उसकी जो रीसाइज़ है उसको कोई नहीं बढ़ा सकता, तो वहाँ पे मैंने यस कर दिया। और नो कर दूंगा तो वहाँ पे फिर उसकी जो साइज़ है उसको यूज़र कम या ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो स्क्रोलिंग एट्रीब्यूट है उससे अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि उस फ्रेम को कोई स्क्रोल कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रेम बनी हुई है। फ्रेम है, जैसे मान लो ये फ्रेम है, एक फ्रेम अपन ने बनाई, एक फ्रेम ये वाली है। अब इसमें जैसे कोई वेबसाइट चल रही है, अब ये वेबसाइट और यहाँ पे एक अलग वेबसाइट चल रही है। अब वेबसाइट का इस पेज का मान लो नीचे और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, वो अपन को अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेम को यहाँ पे वो नीचे का कंटेंट देखने के लिए इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो भी मैं जो स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट है उसके तहत मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से जो ये 4 एट्रीब्यूट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर देखो एक एग्जांपल और है यहाँ पे। तो देखो एग्जांपल में जैसे यहाँ पे अपन को दे रखा है फ्रेम सेट रोज़ के रूप में, यानी रो के रूप में डिवाइड कर रहा हूँ 20 और 80% परसेंट और आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर फ्रेम एसआरसी में मैंने बताया था आपको मैं क्या लिखूँगा, जो भी एड्रेस है वेबसाइट का वो मैं लिखूँगा। नो रीसाइज में मैंने दे दिया यहाँ पे यस। स्क्रोलिंग में मैंने डाला है नो, यानी स्क्रोल इसको कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही फ्रेम एसआरसी में यहाँ पे एक और फ्रेम लिया मैंने, नो रीसाइज मैंने यस लिखा और स्क्रोलिंग में मैंने यहाँ पे नो लिखा है। तो यहाँ पे जो भी अपन ने यहाँ पे कमांड दी है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़र है वो उसको स्क्रॉल कर पाएगा या फिर उसकी साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर पाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे इसका शो होगा नहीं, ये आपको जो इसका नोटपैड जो एप्लीकेशन है उस पर आपको इसको रन करके देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे आउटपुट आपको ये दिखाएगा। नेक्स्ट है अपना कि एक एट्रीब्यूट है टारगेट एट्रीब्यूट, यानी टारगेट एट्रीब्यूट को मैं फ्रेम में यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और कर सकता हूँ तो किस तरह से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो एक फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम को टारगेट करने के लिए लिंक्स में टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, टारगेट जब भी हाइपर लिंक अपन बनाते हैं, एंकर टैग का जब अपन यूज़ करते हैं, एक वेबसाइट से या एक लिंक से किसी दूसरे वेब पेज, लिंक के माध्यम से दूसरे वेब पेज पे अगर अपन को जाना होता है तो वहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है टारगेट, तो उसका अपन वहाँ पे यूज़ करते हैं। टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू में पहले से डिफाइंड फ्रेम नेम को लिखना होता है। देखो फ्रेम नेम आ गया ना यहाँ पे, फ्रेम के साथ में जो नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे टारगेट के अंदर आप क्या लिखोगे, जो फ्रेम का आपने नाम दिया है वो आप टारगेट में लिखोगे, तो वहाँ से फिर वो उसको एक्सेस कर लेगा। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले फ्रेम सेट और कॉलम के रूप में इस बार मैंने डिवाइड किया है 30, 30 और 40 के रूप में। फ्रेम एसआरसी में अब देखो तीन यहाँ पे मैंने कॉलम के रूप में 3 फ्रेम बनाई है, और तीनों फ्रेम के लिए मेरे को अलग अलग यहाँ पे क्या चाहिए, वेब पेजेस चाहिए, तो वो मैंने वेब पेजेस यहाँ एसआरसी में ले लिए। और फिर फ्रेम के साथ में मैंने कौन सा एट्रीब्यूट लिया है, नेम नेम नेम। और नेम में यहाँ पे मैंने पहली फ्रेम है उसका नाम दिया है फर्स्ट फ्रेम, सेकंड का दिया है सेकंड, और थर्ड का मैंने दिया है यहाँ पे थर्ड दिया है। तो जहाँ भी टारगेट एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पे ये वाले नाम वहाँ पे टारगेट की वैल्यू के अंदर डालूंगा। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा एक प्रोग्राम है, ये मेरा पूरा हो गया। अब सेकंड प्रोग्राम क्या बनेगा, इसमें सेकंड प्रोग्राम वापस से जो जिसमें मेरे को टारगेट एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करना है। तो मैं वही बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टैग ली है H1, फिर मैं एंकर टैग का यूज़ करूँगा। एंकर टैग का आपको पता है कि अपन हाइपर लिंक बनाते हैं तो उसके लिए एंकर टैग का यूज़ किया जाता है, और एंकर टैग के साथ में ही अपन टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। एंकर टैग के साथ जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो आपको पता है एच रेफरेंस होता है, और एच रेफरेंस के अंदर आप क्या देते हो, जो भी वेबसाइट है उसका एड्रेस देते हो। उसके बाद में एंकर टैग के साथ ही टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, और मैंने बताया था कि फ्रेम में जब आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो टारगेट की जो वैल्यू होगी, वैल्यू में कौन सा नाम दोगे, जो फ्रेम का नाम आपने ऊपर प्रोग्राम में दे रखा है। तो आपने तीन फ्रेम ऊपर आपने बनाई है, एक फ्रेम का आपने नाम दिया था फर्स्ट, एक का दिया था फर्स्ट, ऐसे ही दूसरी का सेकंड और तीसरी का थर्ड, और यहाँ मैं टारगेट में जो वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ थर्ड। यानी ये वाला जो टारगेट है किसको टारगेट करेगा, थर्ड जो फ्रेम है उसको टारगेट करेगा ये। फिर ऐसे नेक्स्ट एच रेफरेंस, यहाँ पे एक और फाइल का मैंने एड्रेस ले लिया और टारगेट में मैंने लिखा सेकेंड, कि जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट मेरे को किसके रूप में दिखेगा, हाइपर लिंक के रूप में दिखेगा। और जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा,
जैसे मान लो ये फाइल 1.html है, उसके अंदर ये टेक्स्ट दिखेगा और जैसे कोई यूज़र इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वो कौन सी फ्रेम के अंदर चला जाएगा, थर्ड फ्रेम के अंदर, और ये जो कंटेंट है वो थर्ड फ्रेम के अंदर अपन को डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो कंटेंट है इसके ऊपर जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो कौन सी फ्रेम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाली फ्रेम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ अपन क्यों करते हैं कि कोई भी फ्रेम है, एक फ्रेम का कंटेंट या एक फ्रेम को किसी दूसरी फ्रेम से अगर टारगेट करना है, एक फ्रेम से उठ के किसी दूसरी फ्रेम में अगर अपन को जाना है विद कंटेंट, तो अपन किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये टारगेट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे इसका मैंने जो एग्जाम आउटपुट है वो मैंने यहाँ पे बना रखा है कि क्लिक मी टू ओपन, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो थर्ड वाली है उसमें यहाँ पे आ जाएगा और ये कंटेंट को भी साथ में लेके आएगा। फिर ठीक है, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो सेकंड फ्रेम में चला जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट है इसमें कि फ्लोटिंग फ्रेम है या फिर जो आई फ्रेम या फिर नेस्टेड फ्रेम क्या होती है। ध्यान रखना, जो फ्रेम है तो उसमें एक फ्रेम होती है आपकी नेस्टेड फ्रेम। अगर कोई पूछे कि नेस्टेड फ्रेम क्या है, आई फ्रेम क्या है या फ्लोटिंग फ्रेम क्या है, ध्यान रखना तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम इनका क्या है, एक जैसा है। यानी नेस्टेड फ्रेम है वही क्या है, आपकी आई फ्रेम है और उसी को अपन बोलते हैं फ्लोटिंग फ्रेम। HTML में आई फ्रेम का प्रयोग किसी वेब पेज में दूसरे वेब पेज को दिखाने के लिए किया जाता है, अर्थात नेस्टेड वेब पेज को शो करने के लिए आई फ्रेम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, कंपटीशन में क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेस्टेड वेब पेज को शो करने के लिए किस टैग का यूज़ करोगे, तो आई फ्रेम टैग का यूज किया जाता है। वेब पेज में आई फ्रेम को प्रयोग करने के लिए आई फ्रेम टैग है उसी का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। टैग कौन सी बन जाएगी आपकी, यहाँ पे आई फ्रेम बन जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि SRC जो एट्रीब्यूट है आई फ्रेम का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। जैसे फ्रेम के साथ में भी SRC को यूज़ करते थे, वैसे ही आई फ्रेम के साथ में भी आप SRC को यूज कर सकते हो। इसमें हम उस पेज का पाथ देते हैं जिस पेज को हमें आई फ्रेम में क्या करना है, शो करना है। यानी नेस्टेड के फ्रेम के रूप में अगर अपन को शो करना है तो उसको अपन आई फ्रेम के साथ SRC एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसका फिर क्या लिखेंगे, वहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आई फ्रेम में मैंने SRC डाला और यहाँ पे मैंने एक एड्रेस डाला है। ये वाला एक मैंने यहाँ पे पूरा जो एड्रेस है वो मैंने डाला। तो ये क्या करेगा, एक नेस्टेड जो वेब पेज है उसको ये क्या करवाएगा, वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आई फ्रेम के साथ में SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करके जिस भी वेब पेज को आपको नेस्टेड रूप में ओपन करना है तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर आउटपुट की मैं बात करूँ तो आउटपुट कुछ इसका इस तरीके से रहने वाला है। आई होप कि जो आज की आपकी क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो फॉर्म के ऊपर रहेगी कि कैसे अपन एक जो फॉर्म है, जैसे अपन कंपटीशन एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, जो प्रोग्रामर बैठा है उसने उसको कैसे डिज़ाइन किया है और कैसे तुम जब उसमें फॉर्म भरते हो तो कैसे तुम से वो जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करके और वो डेटाबेस पे उसको पहुंचाता है। तो वो सारी चीज़ें अपन इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन करने वाले हैं। धन्यवाद।